गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर फर्स्ट के फंडामेंटल कांसेप्ट की जीरोथ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जीरोथ लॉ का जैसे हमारे थर्मोडायनामिक्स के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें हमारा एक लॉ है जीरोथ लॉ। अभी आपके फर्स्ट चैप्टर से पहले जीरोथ लॉ आ गया, आगे जो आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो जो भी अदर लॉ है मतलब वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जीरोथ लॉ होता क्या है। ये हमें ये कहता है कि इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, भी अगर दो सिस्टम है वो सेपरेट है, मतलब सेपरेट का दैट मींस क्या कि वो अलग अलग है, मतलब जैसे कोई सिस्टम है मतलब, ठीक है। जैसे इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है, मतलब पढ़ा था हमने। तो अब बात करता है कि इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम, अगर कोई तीसरा सिस्टम भी आता है, देन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ए और बी दो सिस्टम है, वो हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसके साथ हमारे पास एक थर्ड सिस्टम आता है, कोई सिस्टम सी आता है, और वो भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो हमारा उससे हम क्या कहते हैं, लॉ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास दो सिस्टम थे, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम हमारे पास ये है। ये सिस्टम हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये दोनों हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों हमारे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। और दूसरी बात अपने बात बोले कि सेपरेटली होने चाहिए, ये हमारे सेपरेटली भी है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे हमारे पास एक थर्ड सिस्टम आता है, सी सिस्टम ले लिया हमने, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है कि वो भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और इक्विलिब्रियम आपने समझ लिया था। इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा, जब हमारा सराउंडिंग वो सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल आ जाता है, तब हमारी क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो क्लियर है जीरोथ लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमारी जो थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहला आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड पर यूनिट एरिया। क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, कि प्रेशर का एक प्रकार का फोर्स होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगता है। अब जो वो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड, अभी जो फ्लूइड की बात करते हैं ना, कहने का मतलब है कि फ्लूइड का एक सब्सटेंस होता है जो बहने के योग्य हो, मतलब ए सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड फ्लूइड। जैसे पानी है, बह रहा है, फ्लूइड है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जो तरल पदार्थ है, मोबिल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सब हमारे क्या है, फ्लूइड है। तो जैसे कि फ्लूइड है, लिक्विड और गैस, यानी कि लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर जो होता है एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगता है, मतलब किसी एरिया के ऊपर जितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, प्रेशर है। तो फोर्स को हम किसमें मापते हैं, न्यूटन में, और एरिया किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट बन जाती है, ऐसा यूनिट बन जाती है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर समझ में आ गया सबको? मैं एक बार डिफाइन करता हूं। प्रेशर क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है जो हमारा किसी एरिया के ऊपर लगता है, जितने एरिया के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, प्रेशर है। इसकी जो यूनिट होती है हमारी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स को हम मापते हैं न्यूटन में, फोर्स जैसे कि हम बल भी बोलते हैं, एरिया हमारा क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है। तो ऐसे यूनिट हमारी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगेन वॉल्यूम देखो पहले पढ़ चुके हो। द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। कहने का मतलब होती है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द स्पेस। अब वॉल्यूम क्या होती है, एक प्रकार का स्पेस होता है, मतलब जो सब्सटेंस को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का हिंदी मीनिंग है हमारे पास आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है। आयतन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई हमारे पास जैसे एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है, तो उसमें हम कोई वस्तु डाल देते हैं, तो वो जिसके अंदर उसके अंदर हम कोई सब्सटेंस का मतलब कोई पदार्थ डालते हैं, तो उस पदार्थ का कितना समावेश अपने अंदर कर लेती है। तो जितना पदार्थ को अपने अंदर ऑक्यूपाई करेगी तो उसके बाद उस पदार्थ की वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब, यानी कि इसको हम मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। कहने का मतलब वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई, वॉल्यूम। क्लियर है? आगे वॉल्यूम से पहले हमारे पास थोड़ा टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर हमारी होती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ठीक है। और टेम्परेचर होता है इट इज द मेजर ऑफ
द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, जो हमें ठंडे का या गर्म का एहसास दिलाता है, वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। गर्मियों में क्या होता है, अभी हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। सर्दियों में सनरे हीट वगैरह कम होती है तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम किसी में मापते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर की होती है हमारी केल्विन। केल्विन पढ़ा है ना केल्विन के बारे में, केल्विन हाँ टेम्परेचर क्लियर है, बट यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दिया टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि जो आपके पास नोट्स गए हैं उसमें आपके पास टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का टॉपिक है। ठीक है, अब क्या करते हैं हमारे पास एंथैल्पी। अब थोड़ा एंथैल्पी को ध्यान समझना। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क done by the given quantity of the gas, it is noted by the actual। भाई एंथैल्पी क्या होती है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनल एनर्जी होती है। देखो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, हम उसको हीट देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं उसको, हीट देने से क्या होता है, वो कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क डन करेगा। जैसे हमारा इंजन होता है, इंजन पता है आपको, थोड़ा सा इंजन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। इंजन होता है जो हमारा फ्यूल होता है उसमें पेट्रोल डीजल, वो क्या होता है, वो स्पार्क प्लग के द्वारा उसको हम स्पार्क करते हैं, कि स्पार्क करते हैं, स्पार्क करने से क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। वो बर्न होगा, उससे क्रिएट होती है वहां पर हीट। ठीक है, अब वो हीट क्या करती है, वो हीट हमारी मैकेनिकल एनर्जी को, वो हीट एनर्जी आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल आ गया, मैकेनिकल में क्या है, कुछ ना कुछ वर्क डन हो गया वहां पे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बताना चाहता हूं, जो हमारी हीट है सिलेंडर के अंदर, जो हमारी हीट गई है, मतलब अब उसने वहां पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज किया, मतलब बढ़ा है वहां पे, तो वो जो हमारी उसकी जो एक तरह से वो टेम्परेचर का प्रेशर था, वो हमारी क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है भाई, उसके बाद एंड एक्सटर्नल वर्क डन। अब जब वहां पर हमारी हीट मतलब यानी कि बढ़ जाती है सिलेंडर के अंदर, तो क्या होता है, हमारा पिस्टन हमारा मूवमेंट करता है, जो पिस्टन मूवमेंट कर रहा है वो क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी का सम और प्लस वर्क डन। हमें इंटरनल एनर्जी कितनी थी और हमने बदले में वर्क कितना लिया, तो दोनों को हम सम कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एंथैल्पी। क्लियर, थोड़ा सा या दोबारा बताओ, क्लियर है। तो आप लोगों इसको नोट करते हैं एफ से, E इज इक्वल इंटरनल एनर्जी पीवी अपॉन में जे, ये हमारा होता है वर्क डन। ठीक है, जे का जो हमारा मीनिंग है वो हमारा है हीट एक्यूमुलेट, इसको हम बोलते हैं जेम्स जूल के नाम से है, जूल। ठीक है, अब कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब वही बात आ गई है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्चुअली द एनर्जी possessed by its molecule arrangement and activity, it is noted by you। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है और उनसे जो एक्टिविटी होती है, मतलब ठीक है, जैसे कोई गैस है, जैसे हमारी गैस है मतलब स्टीम है, मतलब अगर पिस्टन के ऊपर जाती है, अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी ना, मतलब स्टीम इंजन होता है, जैसे भाप इंजन है, मतलब क्या होती है, स्टीम क्या होती है, गैस होती है, तो क्या करते थे, वो स्टीम एनर्जी को हम आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। मतलब स्टीम क्या थी, एक प्रकार की हीट थी, मतलब वो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो हमारी गैस होती है उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिविटी होती है उसमें, उसको हम एक तरह से इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी का भी मतलब होता है ना बंदे की इंटरनल एनर्जी, मतलब ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथ होती है, जैसे कोई हमारी वस्तु है उसकी कितनी वो दूसरे फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, एक तरह की इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। इसमें मैं दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक हमने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पढ़ा था, एक मैक्रोस्कोपिक होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स है। प्रेशर को भी हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर उसको हमने गैस दी, उसके अंदर हम मतलब हमारी कुछ मतलब उसको हमने हीट किया, मतलब हीट कर दिया, तो हमारी वहाँ पर गैस जनरेट होती है। अब जो गैस के अंदर कुछ ना उसका प्रेशर होगा, वॉल्यूम भी होगा उसका, हम उस प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, जो प्रेशर होता है उसको प्रेशर गैस से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम है उसको हम एरिया इनटू में लेंथ करके निकाल सकते हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है वो एक तरह का होता है कि मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, एक तरह से मतलब काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे एक तरह से नाम से क्लियर है कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म
सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म बोलते हैं जो बहुत ही छोटा होता है एक तरह से, जैसे आपके गैस कंटेंट होते हैं, मतलब हम उनको मेजर नहीं कर सकते ना, गैस कंटेंट होते हैं जैसे कि नहीं कर सकते, बस हम उनको एक नाम देते हैं कि एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे कि तो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि जो माइक्रो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं जिनको हम तरह से मेजर नहीं कर सकते, और मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।